नमस्कार, आप देख रहे न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। पुलिस श्रद्धा मर्डर केस से जुड़े सबूत का कतरा ढूंढ रही है। श्रद्धा हत्याकांड में आरोपी आफताब के कबूलनामे के बाद पुलिस अब सबूतों की तलाश में जुट गई है। शव के टुकड़ों को आफताब ने कहां ठिकाने लगाया था, ये जानने के लिए पुलिस उसे लेकर जंगलों में पहुंची। पुलिस के मुताबिक आफताब ने हत्या का जुर्म कबूल कर लिया है और उसने बताया कि शवों के टुकड़ों को छतरपुर के जंगलों में फेंका गया था। आफताब ने भले ही श्रद्धा के कत्ल का एक बाले जुर्म कबूल कर लिया है, लेकिन कानून के तराजू में सबूत तौले जाते हैं। वही सबूत जुटाना दिल्ली पुलिस के लिए अब बड़ी चुनौती बन चुका है। आफताब के खिलाफ पुलिस के पास बहुत अहम ठोस सबूत अभी तक नहीं है, जिससे आफताब को इस मामले में दोषी ठहराया जा सके, श्रद्धा की हत्या की सही वजह का पता लगाया जा सके। श्रद्धा मर्डर मामले में दिल्ली पुलिस किसी भी एक एंगल से बनकर नहीं रहना चाहती, इसलिए उन सभी पहलुओं को टटोल रही है दिल्ली पुलिस जिनसे श्रद्धा की मर्डर मिस्ट्री को सुलझाया जा सके, और इसीलिए साइकोलॉजिस्ट की भी मदद इस पूरे मामले में ली जा रही है। आपको बताते हैं कि आफताब को सजा दिलाने के लिए पुलिस को अभी किन किन ठोस सबूतों की दरकार है। दिल्ली पुलिस की सर्च तो तेजी से चल रही है, लेकिन अभी उसे वारदात में इस्तेमाल हथियार नहीं मिला है। श्रद्धा का मोबाइल फोन अब तक बरामद नहीं हुआ है। वारदात के वक्त पहने गए कपड़े बरामद करने बाकी हैं। ये वो बुनियादी सबूत हैं जो मर्डर के केस में आरोपी को फांसी के तख्ते तक ले जाने के लिए बेहद जरूरी हैं। इसके अलावा भी पुलिस के सामने चुनौतियां कम नहीं हैं। पुलिस को अभी तक सभी बॉडी पार्ट, खासकर श्रद्धा का सिर बरामद नहीं हुआ है। अभी तक वारदात में शामिल चाकू या आरी बरामद नहीं हुई है। हत्याकांड के वक्त पहने गए आफताब और श्रद्धा के कपड़े बरामद नहीं हुए हैं, जिन्हें आफताब ने कूड़े की गाड़ी में फेंकने का दावा किया है। श्रद्धा का मोबाइल फोन भी पुलिस को बरामद करना है, जो हत्याकांड के राज खोल सकता है। डीएनए जांच के लिए पिता का ब्लड सैंपल ले लिया गया है। अब पुलिस महरौली के जंगल से मिले हड्डियों से डीएनए का मिलान करेगी। पुलिस फोन के डेटा को रिकवर कर जानकारी जुटाने में लगी है। पुलिस ने डेटिंग ऐप कंपनी से भी रिपोर्ट मांगी है। श्रद्धा का कत्ल 6 महीने पहले किया गया था और एक एक कर आफताब सबूतों को मिटाता गया, इसलिए पूरी जांच मोटे तौर पर फॉरेंसिक और साइंटिफिक रिपोर्ट पर ही टिकी है। इसी वजह से इस केस में शुरुआती सबूत काफी अहम होंगे, क्योंकि हत्या का कोई चश्मदीद गवाह नहीं है। कोई ऐसा गवाह भी नहीं है जिसने आफताब को श्रद्धा के शव के टुकड़े ले जाते और ठिकाने लगाते देखा हो। वैसे पुलिस को अभी श्रद्धा के दोस्तों के बयान भी लेने हैं, जो इस केस में काफी अहम साबित हो सकते हैं। श्रद्धा का कत्ल करने के बाद आफताब अब इस प्लानिंग में जुट गया कि सबूत कैसे मिटाए जाएं। आफताब जानता था कि कानून के हाथ लंबे हैं, लेकिन वो एक एक कर सबूत मिटाने में जुटा रहा कि कैसे पुलिस को चकमा दिया जाए। दिन के 24 घंटे, चारों पहर, हर मिनट इस शातिर के दिमाग में इतनी कहानियां चल रही थी कि पुलिस भी हैरान है, क्योंकि श्रद्धा की हत्या के बाद आफताब का दिमाग कहानियां बुन रहा था और उन कहानियों को आधार देने के लिए साजिश की नई नई थ्योरी गढ़ रहा था। और आफताब ये सब कुछ कर रहा था श्रद्धा की मौत का सच छिपाने के लिए, और इसमें वो पूरे 6 महीने तक कामयाब भी रहा, क्योंकि श्रद्धा की मौत के बाद उसकी मौत की खबर पूरे 6 महीने तक ना तो उसके घर वालों को लगी और ना ही श्रद्धा को जानने वाले दोस्तों को। आरोपी आफताब के बदलते बयानों में से एक बयान ये भी है। आफताब ने कहा कि झगड़े के आवेश में आके उसने अपनी गर्लफ्रेंड श्रद्धा की हत्या कर दी। अगर हम इसे सच भी मान लें तो आफताब ने गर्लफ्रेंड की हत्या करने के बाद उसे जरा सा भी अफसोस नहीं था, बल्कि इस हत्याकांड के बाद वो सबूतों को मिटाने के लिए साजिशें रचने लगा। श्रद्धा की मौत के बाद एक वक्त पर ही आफताब कितनी प्लानिंग कर रहा था, अब वो समझिए। श्रद्धा के शव को काटने के लिए उसने बाजार से आरी खरीदी। शव को खराब होने से बचाने के लिए उसने फ्रिज खरीदा। उसने शव के टुकड़ों को ठिकाने लगाने के लिए डंपिंग एरिया भी तलाशा। खून से सने श्रद्धा के कपड़े को उसने एमसीडी की कूड़ा गाड़ी में फेंकने का आइडिया भी निकाला। घर में बिखरे खून को साफ करने के लिए एसिड के इस्तेमाल का आइडिया भी लगाया। यही नहीं, वो श्रद्धा के इंस्टाग्राम अकाउंट को भी अपडेट कर रहा था। श्रद्धा के क्रेडिट कार्ड का बिल भी चुका रहा था, ताकि किसी को शक ना हो। मर्डर के बाद उसने कुछ दिनों के लिए गुड़गांव के कॉल सेंटर में नौकरी भी की।
मतलब प्लान फुल प्रूफ था, कहीं से भी साजिश लीक होने की आशंका नहीं थी और इसीलिए आफताब महाराष्ट्र पुलिस की पूछताछ में दो बार चकमा भी दे चुका था। लेकिन दिल्ली पुलिस की पूछताछ में उसकी दाल नहीं गली। क्रॉस सवालों के जवाब में वो हर बार फंसता गया। दिल्ली पुलिस की पूछताछ के दौरान आफताब के बदलते जवाबों से पुलिस का शक और गहरा हो गया, क्योंकि जब शुरुआती जांच के दौरान दिल्ली पुलिस ने आफताब से क्रॉस क्वेश्चनिंग करना शुरू किया तो आफताब सच छिपाने के लिए तरह तरह की दलीलें देने लगा और पुलिस को गुमराह करने लगा। इसी बात से पुलिस का शक और गहरा होता चला गया। वैसे आफताब ने साजिश की जो स्क्रिप्ट लिखी थी वो किसी क्राइम वेब सीरीज की पटकथा से कम नहीं थी, जिसमें सिर्फ 2 किरदार थे, एक श्रद्धा और दूसरा खुद आफताब। लेकिन इस कहानी में स्क्रिप्ट के बाहर से जब किरदारों की एंट्री हुई तो आफताब का डायरेक्शन उसके हाथ से निकल गया और वो पहुंच गया सीधे सलाखों के पीछे, जहां अब उसके गुनाहों का एक एक हिसाब कानून की किताब में लिखा जा रहा है। और श्रद्धा मर्डर केस की जांच के दौरान कई सवाल उठ खड़े हुए हैं कि क्या मर्डर की प्लानिंग पहले से ही आफताब ने कर रखी थी या फिर हत्याकांड के बाद उसने सबूत मिटाने की साजिश रची। क्योंकि जिस घर में इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया गया उस घर के अंदर से फॉरेंसिक टीम को जांच के दौरान कुछ भी खास नहीं मिल पाया, जबकि इतने खौफनाक हत्याकांड के बाद आसानी से कोई ना कोई सबूत तो छूट ही जाते हैं। लेकिन पूरे घर से आफताब ने बड़े ही शातिर तरीके से सबूतों को मिटा दिया। शातिर दिमाग में खौफनाक प्लान, मर्डर के बाद सबूत किए साफ, एक टेस्ट खोलेगा राज। दिल्ली पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती श्रद्धा मर्डर केस बन चुकी है, जिसमें आरोपी उनकी गिरफ्त में है। आरोपी का कबूलनामा है, लेकिन उसने जिस वारदात को अंजाम दिया उसे साबित करने के लिए सबूतों की कमी है। पुलिस के मुताबिक अब तक आफताब ने अपने बयान में माना कि उसने ही श्रद्धा की बेरहमी से हत्या की थी। श्रद्धा और आफताब लंबे वक्त से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे, जिसके बाद श्रद्धा चाहती थी कि इस रिश्ते को मुकम्मल नाम दिया जाए। इसके लिए आफताब से कई बार उसने शादी की बात की, लेकिन हर बार आफताब शादी की इस बात को टाल जाया करता था। आफताब ने कबूल किया कि वो रोज रोज शादी की बात से परेशान हो उठा और फिर उसने एक खौफनाक साजिश रच दी। पुलिस पूछताछ में यह बात तो साफ हो चुकी है कि आफताब ने ही श्रद्धा का कत्ल किया और फिर उसके शव के 35 टुकड़े 18 पॉलिथीन में पैक कर दिए। लेकिन आफताब इतना शातिर था कि उसने जिस बिस्तर पर गला दबाकर श्रद्धा की हत्या की वहां पर उसने कोई भी सबूत नहीं छोड़ा। और इसकी वजह बताई जा रही है आफताब ने जिस एक खास केमिकल का इस्तेमाल किया था वो केमिकल, यही केमिकल अब जांच टीम के लिए सिरदर्द बन चुका है, क्योंकि जहां जहां भी अपने जुर्म के निशान आफताब ने छोड़े थे वहां वहां उसने खास किस्म के केमिकल का इस्तेमाल किया था, जिससे सारे सबूत मिटते चले गए। बिस्तर के साथ साथ पुलिस ने उस फ्रिज को भी अपने कब्जे में लेकर जांच की, जिसमें श्रद्धा का शव रखने की बात आफताब ने कबूल की थी। दावा किया जा रहा है कि उस फ्रिज में भी आफताब ने केमिकल का इस्तेमाल किया था, जिसके बाद पुलिस ने घर के कोने कोने को खंगाला था और आफताब के जुर्म से जुड़े एक एक सबूत को इकट्ठा करने के लिए बेंजीन टेस्ट कराया था। बेंजीन टेस्ट फोरेंसिक टीम का एक विशेष तरह का टेस्ट होता है जिसे क्राइम सीन पर वारदात वाली जगह पर इस्तेमाल किया जाता है। इस टेस्ट में हर उस क्राइम सीन पर एक केमिकल को छिड़का जाता है और अगर उस जगह का रंग लाल हो जाता है तो मतलब वहां पर खून था। लेकिन फोरेंसिक टीम ने आफताब के घर जब इस बेंजीन टेस्ट को अंजाम दिया तो उनके हाथ कुछ खास नहीं लगा। दिल्ली पुलिस ने फोरेंसिक टीम के साथ मिलकर ये बेंजीन टेस्ट किया था। पूरे घर में केमिकल का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन फोरेंसिक टीम भी हैरान रह गई, क्योंकि श्रद्धा के शव के 35 टुकड़े किए गए थे और उसके बाद श्रद्धा का शव फ्रिज के अंदर रखा गया था। इतनी खौफनाक वारदात के बाद भी पूरे घर में कहीं भी खून के धब्बे नहीं मिले थे। यही नहीं, सिर्फ किचन में लोअर सेल्फ में खून के धब्बे मिले हैं, जिसके सैंपल फोरेंसिक टीम ने ले लिए हैं। लेकिन आफताब कितना शातिर है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है।
न सिर्फ उसने इस वारदात को अंजाम दिया, बल्कि बड़े ही शातिराना ढंग से एक एक सबूत को मिटाता चला गया। और दिल्ली में हुई इस खौफनाक वारदात के बाद हर कोई जानना चाहता है कि आखिर कत्ल वाली रात ऐसा क्या हुआ था कि आफताब इंसान से हैवान बन गया। उसने श्रद्धा की गला दबाकर हत्या कर दी और फिर उसके शव के टुकड़े टुकड़े कर दिए। उस रात मेहरौली की 93D में घटी इस वारदात का एक एक राज खुलकर अब सामने आ गया है, जो बेहद डराने वाला है। 93D में उस रात क्या हुआ? वारदात का कोड 3 डिकोड। कत्ल की साजिश का खुला राज। आफताब ने जिस बेरहमी से श्रद्धा को मौत की घाट उतारा और फिर सबूत मिटाता चला गया, उसने हर किसी को सन्न कर दिया है कि हत्या के बाद श्रद्धा के शव के 35 टुकड़े किए और धीरे धीरे हर एक टुकड़े को ठिकाने लगाता चला गया। ये वो इलाका है जहां मुंबई से आने के बाद श्रद्धा और आफताब रहने लगे थे। इसी इलाके के एक छोटे से मकान में अपना आशियाना बसा लिया था और श्रद्धा की जिंदगी आफताब के इर्द गिर्द ही बस रह गई थी। लेकिन इसी बीच श्रद्धा को पता लगा कि जिस डेटिंग ऐप पर वो और आफताब मिले थे और एक नए रिश्ते की शुरुआत हुई थी, उसका इस्तेमाल अब भी आफताब कर रहा है और कई लड़कियों से उसकी दोस्ती है। इसके बाद आफताब और श्रद्धा के बीच झगड़े शुरू हो गए। आफताब लगातार श्रद्धा को समझाता रहा कि वो किसी भी डेटिंग ऐप का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, लेकिन श्रद्धा ने आफताब के झूठ को पकड़ लिया था। आफताब एक ही समय पर डेटिंग ऐप के जरिए कई लड़कियों के साथ डेट कर रहा था। तारीख 18 मई, पता फ्लैट नंबर 93D, गली नंबर 1, मेहरौली का गली नंबर 1 का मकान नंबर 93D। ये खौफ का वो पता है जिसने हर किसी को सन्न कर दिया है। इसी मकान के पहले फ्लोर पर आफताब और श्रद्धा रहा करते थे। बताया जाता है कि 18 मई की रात को भी श्रद्धा और आफताब के बीच झगड़ा हुआ था। दोनों इसी बात को लेकर लड़ने लगे थे क्योंकि श्रद्धा को पता चला था कि आफताब का कई लड़कियों से अफेयर चल रहा है। इस दौरान आफताब और श्रद्धा में मारपीट भी हुई थी, जिसके बाद आफताब ने खौफनाक कदम उठा लिया था। पूछताछ के दौरान पता चला कि आफताब ने अपना आपा खो दिया और फिर उस साजिश को हकीकत में तब्दील कर दिया जो उसने एक हफ्ते पहले रची थी, जिसमें श्रद्धा को मौत की घाट उतारने वाला था। 18 मई की रात आफताब ने झगड़े के दौरान श्रद्धा को नीचे गिरा दिया और फिर उसकी छाती पर बैठ गया था और फिर श्रद्धा की गला दबाकर हत्या कर दी थी। पूछताछ में यह भी पता चला है कि हत्या वाली रात श्रद्धा की लाश को आफताब ने बाथरूम में छिपा दिया था। श्रद्धा की हत्या के बाद उसके शव को ठिकाने लगाने के लिए आफताब ने एक और खौफनाक साजिश रची। इसके लिए उसने इंटरनेट का सहारा लिया था, जिस पर लगातार आफताब ये तलाश रहा था कि खून के धब्बे कैसे हटाए जा सकते हैं। गूगल पर उस एसिड के बारे में कई बार आफताब ने सर्च किया था, जिसके बाद उसने सल्फर हाइपोक्लोरिक एसिड का इस्तेमाल किया, लेकिन उससे पहले हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। घर के अंदर ही एक धारदार हथियार से आफताब ने श्रद्धा की लाश के टुकड़े करने शुरू कर दिए। एक एक कर उसने श्रद्धा के शव के 35 टुकड़े कर दिए थे और उसके बाद उन टुकड़ों को एक पॉलिथीन में भरकर घर में रखे फ्रिज में रख दिया था। आफताब ने प्लानिंग बनाई थी कि वो रोज दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में श्रद्धा की शव के एक एक टुकड़े को फेंकेगा और इस तरह से पूरी लाश को ठिकाने लगा देगा। तो वहीं हत्या वाली पूरी रात आफताब घर को सल्फर हाइपोक्लोरिक एसिड से साफ करता रहा। इसके बाद भी वो रोजाना अपने घर को एसिड से ही साफ करता था, जिसकी वजह से फोरेंसिक टीम को घर के अंदर से खून के धब्बे भी नहीं मिले। लेकिन अभी तक उस खौफनाक रात के कई राज सामने आने बाकी है, जिसमें एक मोहब्बत 35 टुकड़ों में तब्दील हो गई। तो फिलहाल पुलिस के सामने भी सबसे बड़ी चुनौती यही है कि कोर्ट के सामने इस केस को मजबूती से कैसे रखा जाए। इस वक्त जो चीजें आंखों के सामने दिख रही हैं, इन्हें कोर्ट में, अदालत में प्रूव करना बहुत मुश्किल होने वाला है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौटते हैं।
खबर कानपुर से। समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी और भाई रिजवान सोलंकी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। इरफान सोलंकी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ है। जल्द शुरू हो सकती है विधायक के खिलाफ कुर्की की भी कार्रवाई। एक महिला के घर को जलाने का आरोप है। कई दिनों से वो फरार चल रहे हैं। विधायक और उनके भाई दोनों ही फरार चल रहे हैं। महिला की शिकायत पर विधायक और उनके भाई पर मुकदमा दर्ज हुआ है और इसी बीच खबर आ रही है कि मुसीबत बढ़ सकती है, क्योंकि अब गैर जमानती वारंट भी जारी हो गया है। इनकी गिरफ्तारी के लिए कई टीमें लगातार दबिश दे रही है। कानपुर से लेकर लखनऊ तक दबिश दी जा रही है, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। इरफान सोलंकी और उनके भाई दोनों ही फिलहाल फरार बताए जा रहे हैं। हालांकि इसी बीच इरफान सोलंकी के परिवार की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और उनकी पत्नी ने कुछ वीडियो सामने रखा था और उसके आधार पर यह दावा किया था कि उस महिला के घर में आग इरफान सोलंकी या फिर उनके भाई ने नहीं लगाई, बल्कि बच्चे पटाखे जला रहे थे और पटाखों की वजह से आग लग गई थी। इसमें किसी का रोल नहीं है। लेकिन महिला के शिकायत दर्ज कराने के बाद, मामला दर्ज करवाने के बाद से ही विधायक इरफान सोलंकी इस वक्त फरार चल रहे हैं। लगभग आधा दर्जन मामले विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी पर दर्ज हैं। इधर बुलंदशहर में रेप पीड़िता की हत्या का मामला सामने आया। आरोप है कि जमानत पर छूटे रेप के आरोपी समेत आधा दर्जन लोगों ने पीट कर उसकी हत्या कर दी। पुलिस का दावा है कि पीड़िता और आरोपी पक्ष के बीच निकाह को लेकर विवाद हुआ और आपस में हाथापाई हुई है। आपको बता दें, पीड़िता ने 5 महीने पहले भी रेप के आरोपी के खिलाफ जान का खतरा जताते हुए एक केस दर्ज करवाया था, जिसमें पुलिस ने कोर्ट में आरोप पत्र भी दाखिल किया था। इस घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। जांच की शुरुआत की गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर रेप के आरोपी समेत आधा दर्जन लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है और जांच की शुरुआत कर दी गई है। लेकिन बहुत बड़ा सवाल है कि पीड़िता लगातार इस शख्स से जान को खतरा बता रही थी। पुलिस की ओर से शपथ पत्र भी दिया गया था, बावजूद इसके रेप पीड़िता को पुलिस बचा नहीं पाई, सुरक्षा नहीं दे पाई और रेप के आरोपी जो कि जमानत पर बाहर निकला है, उसने पीड़िता की जान ले ली, ये आरोप लगा है। नवंबर 21 में एक मुकदमा लड़के के खिलाफ कायम कराया गया था 376 का, जिसमें लड़का जेल गया था और उसके खिलाफ आरोप पत्र लगा था। लड़का जेल से जब बाहर आया है 5वें महीने में 2022 में, तो लड़की ने पुनः एक प्रार्थना पत्र दिया था। उस प्रार्थना पत्र भी 5-6 का मुकदमा कायम किया गया था और लड़के के उसमें भी आरोप पत्र प्रेषित किया गया था। और उधर फर्रुखाबाद में एक आरोपी के धमकाने पर दुष्कर्म पीड़िता ने खुद पर ही डीजल डालकर आग लगा ली। गंभीर हालत में उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। 11 दिनों से जिंदगी और मौत से लड़ रही परिजनों ने इससे लेकर पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई थी। न्यूज़ 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद पुलिस ने केस दर्ज किया है और आरोपियों की गिरफ्तारी का जल्द से जल्द गिरफ्तारी का भरोसा दे रहे हैं। वो जमानत पर आ गए हैं और उक्त अभियुक्तों के जेल से छूटने के कारण पीड़िता का अन्यत्र विवाह ना हो पाने एवं अभियुक्तों द्वारा परेशान किए जाने से क्षुब्ध होकर उक्त पीड़िता ने स्वयं को आग लगा ली है। इस क्रम में उस प्रार्थना पत्र के आधार पर तुरंत से थाना फतेहगढ़ पर अभियोग पंजीकृत किया गया है और अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु 3 टीमें लगाई गई है। इधर बरेली में रेलवे जंक्शन पर उस वक्त हंगामा हो गया जब राजधानी एक्सप्रेस से टीटीई ने एक फौजी को धक्का देकर नीचे गिराया। इस हादसे में फौजी का पैर कट गया। बाद में ट्रेन में सवार साथी फौजियों ने हंगामा किया और ट्रेन को आगे बढ़ने से रोक दिया। गंभीर हालत में फौजी को मिलिट्री हॉस्पिटल ले जाया गया। राजधानी एक्सप्रेस में टीटीई के अमानवीय चेहरे का ये मामला बरेली जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 से सामने आया। आरोप है कि टिकट को लेकर टीटीई और फौजी के बीच कहासुनी हुई थी। कहासुनी के दौरान टीटीई ने अपना आपा खो दिया और उसने ट्रेन से फौजी को धक्का दे दिया। इस घटना के बाद से ही आरोपी फरार है। रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, खबरें जारी हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। गांव के